हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पार्ट टू। इस चीज का पार्ट टू क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट का, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज पहले पार्ट 1 देख के आइए, और अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपको आगे की कहानी कैसे समझ आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का हम पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं, मैं एक बार आपको वो दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं हमारे चैप्टर फर्स्ट का, हमने देख लिया हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के पहला फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, फोर्थ फंक्शन, फिफ्थ फंक्शन, एंड नाउ हमें अब पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन जो एक डॉक्यूमेंट है वो बना हुआ है, ये बनाया किसने है? ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक ग्रुप था बहुत सारे लोगों का, अच्छे अच्छे, उन्होंने मिलकर क्या बनाया है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग थे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहलाती थी। इस ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता था, और ये क्या कहती थी? कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने ही बनाया है। ठीक है, members were chosen through indirect elections by the member of provincial legislative assembly in 1946। तो 1946 में जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, तब एक इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे किसको चुनने के लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे ना, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उनको चुनने के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जो किसके द्वारा होते हैं? जो सीधा जनता करती है। ठीक है, जो सीधा जनता करती है वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और इनडायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं कि जनता ने किसी को चुना है, जनता ने नेताओं को चुना है, नेता को चुना है, और वो नेता किसी और को चुने जाके, तो वो क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो जनता ने किसको चुन रखा था? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को चुन रखा था। ये हमारे हर राज्य में, हमारे देश में उस टाइम पे ब्रिटिश शासन के दौरान जितने भी राज्य थे उस टाइम पे, उसमें एक एक नेता चुना गया था। इन सारे नेताओं ने मिलकर क्या किया है? इनडायरेक्ट इलेक्शन करके किसको चुना? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना 1946 में। ठीक है, it was composed of representatives of from all religion communities and even different political parties। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसमें कौन कौन से मेंबर थे? इसमें बहुत सारे रीजन्स के मेंबर्स थे। मतलब ये नहीं कि देश के एक ही पार्ट से सारे मेंबर्स को चुन लिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, बहुत सारे रीजन्स के मेंबर्स थे, बहुत सारी कम्युनिटीज, कोई हिंदू था, कोई मुस्लिम था, सारे मिला के थे। ठीक है, उसके बाद इवन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। और ये नहीं है कि सारे एक ही पार्टी के थे, जैसे बहुत अलग अलग पार्टी होती है ना, जैसे आज के टाइम पे बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी है। तो ये सारी अलग अलग पार्टियां, ऐसी बहुत सारी अलग अलग पार्टीज थी। उन सब में से लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुन के डाला गया था। ठीक है, तो आप समझ गए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। इनका इलेक्शन, जो इनके अंदर मेंबर्स थे, मेंबर्स का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ है। किसने किया है? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने किया है 1946 में। और ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ एक ही ग्रुप के लोगों को डाल दिया गया, नहीं, इसमें सारे रीजन्स के, सारी कम्युनिटीज के, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को डाला गया था। ठीक है, अब हमारा कंपोजिशन ऑफ द असेंबली, हमारी जो असेंबली थी उसमें कैसे, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया था, कितने लोग थे, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल सिटीजन्स, इट वाज हाईली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। तो ये क्या थे? डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे। ठीक है, पीपल के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, लेकिन ये हाईली रिप्रेजेंटेटिव थे। हाईली रिप्रेजेंटेटिव मतलब ऐसे ऐसे नेता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स में चुने गए जो क्या थे? जनता को बहुत अच्छे लगते थे। जनता को बहुत अच्छे लगते थे मतलब जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है,
हमारे बी आर अम्बेडकर थे। तो ये इन सबको जनता बहुत पसंद करती थी, ठीक है, इन सबको जनता बहुत पसंद करती थी और इन्हीं को क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डाला गया था, ठीक है। It included brilliant minds and leaders from all sections in the society, Indian society, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी में जितने भी ब्रिलियंट माइंड्स के लोग थे, जितने भी अच्छे अच्छे लीडर्स थे, उन्होंने तो देश को आजाद कराया था। अब उन्हीं को क्या दिया गया, ये काम भी दिया गया कि आप ही हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ठीक है। तो जितने भी ब्रिलियंट माइंड्स थे इंडियन की सोसाइटी में, इंडिया की सोसाइटी में, उन सभी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डाला गया, ठीक है। टोटल मेंबर हमारे कितने थे, इनिशियली 389 थे। इनिशियली का मतलब जब हमारा इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, मतलब इंडिया क्या था, बटा नहीं था, इंडिया बटा नहीं था इंडिया एंड पाकिस्तान में, ठीक है। तब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बन चुकी थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी थी। तो इसमें 389 मेंबर्स थे। बट जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान में बट गया हमारा पूरा भारत, तो हमारे पाकिस्तान तो चला गया, अलग हो गया, तो उसके जितने भी मेंबर्स थे वो चले गए और एंड में इंडिया में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर बचे, 299। ये एमसीक्यू में आता है, प्लीज आप याद कर लो कि इनिशियली 389 थे एंड बाद में जब हमारे देश का पार्टीशन हो गया था तो 299 मेंबर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ असेंबली, ये बहुत अच्छे लोग थे इसमें, जिनका ब्रिलियंट माइंड था, लीडर्स थे सारे के सारे बहुत अच्छे। और इनिशियली 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बाद में 299 हो गए, ठीक है। तो की फिगर्स, मतलब यहाँ पे कैसे क्या चल रहा था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्लीज ये सारे नाम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आते हैं। बच्चे ढंग से बुक पढ़ते नहीं है, इसलिए उन्हें ये सब कुछ नहीं पता होता, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ ढूंढ के लाई हूँ, ओके। तो प्लीज इनका नाम याद कर लीजिएगा इन सभी का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या थे, प्रेसिडेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या थे, बोला जाता कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर ने बनाया, बी आर अम्बेडकर ने बनाया। बी आर अम्बेडकर जी ने अकेले नहीं बनाया था, तो वो क्या थे, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी एक रफ वर्क होता है ना, कि कोई भी बड़ा काम करने जाते हैं तो उसका एक रफ तैयार किया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे करा जाएगा, तो ये रफ वर्क ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा किया गया था। और उसके हेड कौन थे, चेयरमैन कौन थे, हमारे बी आर अम्बेडकर जी थे। ऐसे सीधा क्वेश्चन उठ के आता है कि प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखना होगा। और अगर ये पूछा गया कि चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे, तो आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बताना होगा, ठीक है। ऑफन फॉर द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर अम्बेडकर को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी कहा जाता है, क्योंकि ये हेड थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। अब रफ वर्क तो इन्होंने ही चेक किया था ना पूरा, है ना, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एंड देन जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद वर अदर इन्फ्लुएंशियल लीडर्स। तो ये अदर लीडर्स थे अलग अलग कमेटी के, मतलब ये नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें सारे लोग एक साथ बैठ के ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं था। इन सबको पार्ट्स में कई सारी कमेटीज में छोटी छोटी डिवाइड कर रखा था और सब लोग एक एक के हेड थे, है ना। जैसे राजेंद्र प्रसाद तो ये पूरे के हेड थे कि क्या क्या होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ऐसे ही कोई कमेटी थी जवाहरलाल नेहरू थे, ऐसे ही कोई कमेटी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी मोस्टली पूछी जाती है, इसलिए उनका अलग से बताया गया है। और ये लोग भी क्या थे, लीडर्स थे अलग अलग क्या किसके, कमेटी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या थे, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, मतलब वो कैसे काम करेगा, इसमें कैसे कानून बनेंगे, देश की जनता को कैसे अधिकार दिए जाएंगे, ये सब कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में किसने प्रेजेंट किया था, हमारे जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को सभी के सामने।
ठीक है, सभी के सामने 13 दिसंबर 1946 को हमारे जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका उद्देश्य क्या है ये सब कुछ सबको बताया था। इट लेट डाउन द फिलोसफी एंड गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने क्या बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी क्या होगी, वो देश की जनता को कैसे अधिकार देगा, देश की गवर्नमेंट कैसे चलेगी, ये सब कुछ हमारे इसमें बताया गया कि हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की शॉर्ट समरी मान लो, ठीक है, शॉर्ट समरी इसमें बताई गई। ठीक है, प्रॉमिस्ड इंडिया वुड बी एन इंडिपेंडेंट सोवन एंड रिपब्लिक। ठीक है, तो हमारी पूरी इंडिया की जनता को इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के द्वारा प्रॉमिस किया गया कि हमारा इंडिया क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, सोवर्न होगा, रिपब्लिक होगा, मतलब इंडिपेंडेंट कि उस पर किसी गवर्नमेंट का शासन नहीं होगा, सोवन मतलब बाहर का कोई इंसान आके हम पे शासन नहीं कर सकता, हमारा देश है हम चलाएंगे। ठीक है, रिपब्लिक मतलब सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाएगा, समान वैल्यू दी जाएगी, सभी लोग इंसान है, सभी देश की जनता है, देश की गवर्नमेंट के लिए सभी समान है। ठीक है, गारंटेड सिटीजन्स जस्टिस इक्वालिटी एंड फ्रीडम, तो जस्टिस सभी को दिया जाएगा, न्याय सभी को दिया जाएगा, इक्वालिटी समानता सभी को दी जाएगी, फ्रीडम स्वतंत्रता सभी को दी जाएगी। ये नहीं कि कोई एक बड़ा कोई एक छोटा, एवरीवन इज इक्वल, एवरीवन इज इक्वल, सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। दिस लेटर बिकम द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, तो ये बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बना दिया गया, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी टाइप मान लो कि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से अधिकार देश की जनता को दिए गए हैं, देश को दिए गए हैं, गवर्नमेंट को दिए गए हैं, ये सब कुछ हमारे इसमें लिखा है कि हमारा देश कैसे चलेगा, इंडिपेंडेंट होगा, सोवन होगा, रिपब्लिक होगा, जस्टिस होगी, इक्वालिटी होगी, फ्रीडम होगी, और ये सब कुछ को बाद में क्या बना दिया गया, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द प्रोसेस डेलिब्रेशन एंड डिबेट। तो डेलिब्रेशन एंड डिबेट, अब ये तो है नहीं भाई बी आर अम्बेडकर जी ने बोला कि ऐसा कानून बना दो तो वैसा बना दिया गया। अब 299 मेंबर्स थे, सबकी थिंकिंग क्या थी, अलग अलग थी, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। तो देश के लिए क्या अच्छा है, ये लोग लड़ाई झगड़ा करके निकालते थे। लड़ाई झगड़ा मतलब ऐसे नहीं कि मारपीट वाली हो रही है, मतलब ये बताते थे कि भाई मेरे को तो ये सही लग रहा है, मेरे को ये सही लग रहा है, मेरे को ये सही लग रहा है, फिर सारे मिलके डिसीजन लेते थे एंड में देश के लिए सबसे अच्छी चीज है क्या, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, डिबेट कह रहे हैं। ठीक है, द असेंबली वर्कड थ्रू वेरियस कमिटीज टू ड्राफ्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, अलग अलग कमिटीज थी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, और सारी अलग अलग कमिटीज क्या कर रही थी, अलग अलग पार्ट पे कॉन्स्टिट्यूशन के काम कर रही थी। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी। सबसे इंपॉर्टेंट कौन थी, ड्राफ्टिंग कमिटी हेडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसीलिए तो उन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि सबसे मेन कमेटी यही थी। ठीक है, एवरी क्लॉज वर थोरोली डिबेटेड, द प्रोसेस वाज ओपन, डेमोक्रेटिक एंड बेस्ड ऑन रीजन। ठीक है, तो जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बेसिक रूल लिखा है ना, उस पर बहुत ज्यादा डिबेट हुई है, बहुत, हर एक टॉपिक पे, मानोगे नहीं, हर एक टॉपिक पे डिबेट हुई है, फिर जाके एक डिसीजन लिया गया है कि इसको ऐसे करना चाहिए। तभी तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना चल रहा है, इतने सालों से अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, हमारे जो ये सब लोग थे हेड, जो हमारे लीडर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, वो लोग बहुत सोच समझ के एक लॉ बनाते थे, बहुत ज्यादा डिबेट होती थी तब जाके एक लॉ बनाते थे। तो इन्होंने ये प्रोसेस क्या रखा, ओपन रखा, मतलब जितनी भी बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होती थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितनी भी बात होती थी, वो सब कुछ क्या थी, पूरी जनता के सामने अखबार में छापी जाती थी कि भाई आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसी बात हुई, आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसी बात हुई। डेमोक्रेटिक, पूरी जनता जान रही है, और कोई भी कुछ भी बनाया जा रहा है, कोई भी रूल पक्का किया जा रहा है कि हाँ ये रूल होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसका एक रीजन दिया जा रहा है कि क्यों भाई ऐसे होगा। तो हर चीज डिबेट के द्वारा, बस एक टॉपिक ऐसा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस एक टॉपिक ऐसा था जिस पे डिबेट नहीं हुई थी, वो क्या था कि सभी लोगों को क्या दिए जाए, वोट करने का अधिकार दिया जाए। वोट का अधिकार क्या हो, यूनिवर्सल लॉ, मतलब सभी को,
सॉरी यूनिवर्सल, यूनिवर्सल लॉ हो, सभी को दिया जाए। ठीक है, तो ये ऐसा टॉपिक था जिसपे किसी ने मना नहीं किया, किसी ने डिबेट नहीं की, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार हो। बस एक ये टॉपिक अकेला था जिसपे कोई डिबेट नहीं हुई थी, वरना कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसपे डिबेट ना हुई हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइमलाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टाइम कितना लगा है। ठीक है, तो सबसे पहली मीटिंग जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, याद रखना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, मतलब 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, लेकिन अभी ये रखना कि बन चुका है अभी, लेकिन अभी लागू नहीं किया गया, और जब तक लागू नहीं होगा तब तक उसे माना नहीं जाएगा कुछ। ठीक है, तो अब लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को किया गया। 26 जनवरी 1950 मतलब नवंबर, 26 नवंबर को बनके तैयार हो गया था। नवंबर, दिसंबर, देन जनवरी आया, 1950 आ गया। उसके बाद क्या किया गया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया कि भाई हमारे देश का ये कॉन्स्टिट्यूशन है और इसी के द्वारा हमारा पूरा देश चलाया जाएगा। ठीक है, और इसी दिन को हम किससे जानते हैं? रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। प्लीज याद कर लेना, ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया, तब आपको 26 नवंबर 1949 लिखना है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि फोर्स में कब आया, ठीक है, लागू कब किया गया, इम्प्लीमेंट कब किया गया, तब 26 जनवरी 1950 लिखना है, और इस डे को हम रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टोटल कितना टाइम लगा? टोटल टाइम लगा 2 years 11 months 18 days। तो याद रखना 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो 2 साल, मैं तो ऐसे ही याद कर रखती थी 2 साल। अब कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है 18 महीने थे कि 11 महीने थे, है ना। तो हमारे साल में कितने महीने होते हैं? 12 ही होते हैं, तो 18 तो होंगे नहीं, तो हम ये मान लेंगे 2 साल 11 महीने एंड 18 दिन। ठीक है, तो मैं तो ऐसे याद रखती थी, इसलिए मैंने बता दिया कि आपकी मर्जी। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। तो चलिए नेक्स्ट, अब सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है बस ऐसे ही उठाया, कोई भी कानून ऐसे लिख दिया डिबेट विबेट करके, है ना। तो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में देखा जाता था, हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था हमारा। इंडिया जो था थोड़ा लेट आजाद हुआ था, ठीक है, तो बहुत सारी जगह पे क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। तो उन सारे कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स ने पढ़ा उनके कॉन्स्टिट्यूशन को, और उनमें से जो जो अच्छी बात थी वो क्या करी? उठा के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी। ठीक है, अब इसको चीटिंग मत कहना, वो चीटिंग नहीं कर रहे थे, हमारे देश के लिए अच्छा ही सोच रहे थे। ठीक है, our framers were not afraid to learn from the experiences ऑफ अदर नेशंस, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे दूसरे नेशंस के जिन्होंने बना रखे थे। ठीक है, अगर उनका लॉ उनके देश में अच्छे से चल रहा था, वो देख रहे थे कि भाई इनका लॉ तो इनके देश में बड़े अच्छे से चल रहा है, तो वो उठा के क्या कर रहे थे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी डिबेट वगैरह करके हमारे देश में काम करेगा या नहीं, ये सब कुछ करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दे रहे थे। और अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिख रखा है लेकिन उससे उनके देश में क्या हो रही है? दिक्कत परेशानी आ रही है, तो वो लोग क्या कर रहे थे? वो चीज उठा के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाल रहे थे, वो सोच रहे थे इससे हमारा देश भी खराब हो जाएगा। ठीक है, दे बोरोड एंड अडेप्टेड फीचर्स फ्रॉम मैनी कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारे वर्ल्ड में जितने भी देशों के पास कॉन्स्टिट्यूशन था, सबका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जितनी भी जिसमें जो जो अच्छी बात थी वो उठा के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली जा रही थी। ऐसे ही आपको भी बोला जाता है, जिसके अंदर जो अच्छी क्वालिटी है उससे वो अच्छी क्वालिटी सीख लो, है ना। इसको कॉपिंग नहीं कहते, दिस इज नॉट कॉपिंग बट इंटेलिजेंट अडेप्शन टू सूट इंडियाज नीड्स। तो इंटेलिजेंट अडेप्शन था ये, मतलब होशियारी से लिया हुआ कदम, है ना, होशियारी से कदम लिया गया था कि हमारे इंडिया में ये चीज काम करेगा या नहीं। दूसरे देश में तो कर रहा है, अगर दूसरे देश में करना है तो फिर अपने देश के अकॉर्डिंग देखो, क्योंकि सबका देश तो अलग है, वहाँ पे कुछ और सिटीजन सोचते हैं, यहाँ के सिटीजन कुछ और सोचते हैं, वहाँ के सिटीजन की नीड्स कुछ और है, यहाँ के सिटीजन की नीड कुछ और है। तो फिर इस पे डिबेट होती थी कि हमारे देश के लिए ये सही है या नहीं। अगर सही है तो उठा के डाल दो कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर नहीं है तो उठा के फेंक दो बाहर। ठीक है,
तो सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाहर से लिए गए थे। अब क्या क्या कहाँ कहाँ से लिया गया था ये भी पेपर में आता है, प्लीज याद कर लीजिएगा। मैं बहुत शॉर्ट में लेके आई हूँ। सबसे पहले ब्रिटेन से क्या उठाया गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म किया है, तो ये सब कुछ ब्रिटेन से लिया गया। रूल ऑफ लॉ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसमें जो लॉ लिखे हैं उसी का रूल चलता है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ, ठीक है, ये ब्रिटेन से लिया गया। यूएसए, देन यूएसए से क्या लिया गया, फंडामेंटल राइट्स जो हमें आज मिल रखे हैं, जिसकी वजह से हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, स्वतंत्र हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये हमारी मर्जी है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, मतलब अगर जो सरकार है वो अगर कोई गलत कानून बना दे तो उसका रिव्यू कौन करेगा कि भाई तुमने गलत बनाया, ये सब कुछ कौन बताएगा, जुडिशरी उसे बताएगी। तो ये हमने किससे लिया है, यूएसए से लिया है। आयरलैंड से क्या लिया है, डीपीएसपी लिया है। डीपीएसपी से क्या देती है सरकार को, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी से पावर्स दी जाती है थोड़ी गवर्नमेंट को, ताकि वो एस्पिरेशंस, जो जनता के एस्पिरेशंस हैं, इच्छाएं हैं, उनको पूरा कर सके। यह आयरलैंड से लिया गया। कनाडा से क्या लिया गया है, क्वासी फेडरल सिस्टम। तो क्वासी फेडरल सिस्टम लिया गया है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, है ना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं होगी तो बाहर के लोग क्या आएंगे और हमारे देश पे शासन करना शुरू कर देंगे, जैसे पहले किया था, ठीक है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। बट क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी, जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं उनको भी अधिकार दिया जाएगा कि वो अपने देश के स्टेट के ग्रोथ के लिए काम कर सके। सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी लेकिन पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को भी दी जाएगी, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं, ठीक है। तो इसे क्वासी फेडरल सिस्टम कहते हैं। ये कनाडा से लिया गया। फ्रांस, फ्रांस आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। हमारे देश में जो लिबर्टी दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है, इक्वालिटी दे रखी है, सभी को बराबर माना जाता है, फ्रेटर्निटी, सब लोग साथ मिलकर भाईचारे के साथ रह रहे हैं, ब्रदरहुड के साथ रह रहे हैं। तो ये सब कुछ हमने किससे लिया है, फ्रांस से उठाया है, क्योंकि ये हमें अच्छा लगा, ठीक है, और हमारे देश के ऊपर सूट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमारा है कंक्लूजन एंड की फीचर्स। अब मतलब समझ लो हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है मोस्टली, तो है ना। तो मैं बता देती हूँ हमारी फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है। कोर फिलोसफी जो हमारे प्रियम्बल में पाई जाती है, सबसे पहले सोवन, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, कोई बाहर का आके हम पे शासन नहीं कर सकता। सोशलिस्ट, एम्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, सोशलिस्ट मतलब समाज में सभी लोग क्या है, इक्वल है, इनइक्वालिटी हमारे देश में नहीं है, ठीक है। सेकुलर मतलब हमारा देश क्या है, नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन, हमारे देश का कोई भी खुद का रिलीजन नहीं है, मतलब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष मतलब हमारा देश किसी भी धर्म को नहीं वो करता कि भाई सिर्फ हिंदू लोग ही रहेंगे या मुस्लिम लोग ही रहेंगे। हमारे देश क्या है, डाइवर्सिटी है, सिख भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, सभी लोग हमारे क्या रहेंगे, देश में रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाय द पीपल, डेमोक्रेटिक मतलब हम लोग स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता जो होती है अपनी गवर्नमेंट को चुनती है, तो हमें ये अधिकार मिल रखा है, हमारी जनता जो हम सब क्या करते हैं, हमारी गवर्नमेंट को चुनते हैं, तो मतलब हम क्या है, हमारा देश डेमोक्रेटिक है। रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कौन होगा, एक इलेक्टेड पर्सन होगा, तो हम रिपब्लिक है। तो हमारे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो क्या है, इलेक्ट करे जाते हैं, ठीक है। उनका ये नहीं है कि भाई वो है उसके बाद उनके बेटे को बना दिया जाएगा, फिर उनके बाद उनके बेटे, मतलब हायरार्की सिस्टम नहीं ले रखा, वो इलेक्ट किए जाएंगे, जिसके अंदर क्वालिटीज होगी उसी को हेड ऑफ द स्टेट बनाया जाएगा, इसलिए हम क्या है, रिपब्लिक भी है, ठीक है। और लिविंग डॉक्यूमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए स्टैटिक अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टैटिक नहीं है कि एक बार लिख दिया भाई अब वो लिखा ही रहेगा, लिखा ही रहेगा, लिखा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। जब उसमें चेंजेस की जरूरत है तो उसमें चेंजेस करे जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि जब मन आए जो मन आए उठा के चेंज कर दो। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, मतलब
जब उसको ज्यादा जरूरत हो चेंज की तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि जब मर्जी उठा के जरूरत नहीं है तब भी चेंज कर दो, है ना। तो रिजिड भी है कि तुम प्रॉपर एकदम, ये नहीं है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ उठाया और चेंज कर दिया, ऐसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, है ना। इसलिए थोड़ा रिजिड बनाया गया है कि भाई तुम हर चीज उठा के चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर जरूरत है तो थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है कि हाँ ठीक है चेंज हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी अमेंडेड चेंज टू अडेप्ट न्यू नीड्स एंड चेंजिंग टाइम्स। अगर कोई भी अलग अलग सिचुएशन आती है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है, इसीलिए हम लिविंग डॉक्यूमेंट, लिविंग मतलब क्या होता है, जो सिचुएशन के हिसाब से, अब जिंदा जो इंसान है तो वो क्या करता है, अगर सिचुएशन बदली तो वो खुश हो जाएगा, सिचुएशन बुरी आई तो वो दुखी हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है वो लिविंग है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा ही है कि रिस्पॉन्ड करता है। अगर सिचुएशन अच्छी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज है वो सही से काम कर रहे हैं तो वो अच्छे से काम करता रहेगा। और अगर चेंज की जरूरत है, हम लोग चेंज हो जाते हैं ना, कि अगर हम लोग यहाँ से कहीं और रहने गए, वहां पे कुछ और तरीके से रहा जाता है तो हम लोग वहां के तरीके में ढल जाते हैं, है ना। तो वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ढल जाता है, इसलिए उसको लिविंग कहा जा रहा है, क्योंकि उसमें चेंजेस पॉसिबल है। वो ये नहीं है कि एक बार लिख दिया तो वो चेंज ही नहीं हो सकता, ठीक है। दिस बैलेंस बिटवीन बीइंग रिजिड एंड फ्लेक्सिबल हैज हेल्प्ड इट सर्वाइव एंड रिमेन इफेक्टिव ओवर 70 ईयर्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए 70 साल से लगातार चला आ रहा है, क्योंकि वो रिजिड है क्योंकि वो चेंज होने में थोड़ा कतराता है कि हाँ भाई हर चीज चेंज नहीं करोगे तुम मेरे अंदर, है ना। और फ्लेक्सिबल भी है, अगर तुम्हें जरूरत है, बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी आ गई है कि चेंज करने की जरूरत है तो आप चेंज भी कर सकते हो। इसीलिए इसी वजह से वो इंसान सबको अच्छा लगता है ना जो सिचुएशन के हिसाब से ढल जाए, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 70 साल से आराम से चलता है, ठीक है। तो हमारे चैप्टर की समरी एक बार पढ़ लेती हूँ। Why do we need a constitution? A constitution provides basic rules, देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें, है ना। पावर्स किसके पास होगी, लिमिट्स लगाता है थोड़ी गवर्नमेंट की पावर्स पर, है ना। और सोसाइटीज की जो एस्पिरेशन होती है वो पूरी करने के लिए पावर देता है गवर्नमेंट को। और हमारी आइडेंटिटी जो होती है, ये 5 पॉइंट्स इसमें आ गए कि आइडेंटिटी भी हमारी, सब कुछ हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देता है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, ठीक है। अब हाउ, कैसे बनाया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थ्रू ईयर्स ऑफ केयरफुल डिबेट एंड डेलिब्रेशन। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, बहुत अच्छे से केयरफुल होके, थोड़ी डिबेट्स और डेलिब्रेशन, थॉट्स, सबके थॉट्स, डेलिब्रेशन मीन्स मान लो आप थॉट्स मान लो, ठीक है, सबके अलग अलग थॉट्स को लेके कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा होगा उस पर डिबेट करके इतने केयरफुल तरीके से, बहुत 2 साल 11 महीने 18 दिन, बहुत लंबा टाइम फ्रेम होता है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, तो इतने टाइम में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ठीक है। इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट दैट गाइड्स अवर नेशन। ये क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो हमारे नेशन को क्या करता है, गाइड करता है, जो हमारे नेशन को अच्छे से चलाता है। जब उसको रिजिड होना पड़ता है, कठोर होना पड़ता है तो वो कठोर होता है, अगर फ्लेक्सिबल होना पड़ता है तो वो फ्लेक्सिबल होता है। तो नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर प्लीज सारा चैप्टर अच्छे से समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो, दिल करे तो, और चैनल को सब्सक्राइब एंड अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।